डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तनिष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ वो बताने से पहले अपनी कुछ और जानकारी देना चाहूँगा ताकि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत ना समझें। मैं बहुत गरीब हुआ करता था, अनाथ था, इसीलिए दर दर भटका करता था। कुछ करीबी लोग थे जो मदद करना तो चाहते थे, लेकिन मदद करने के लिए उनके पास भी धन होना चाहिए। उनकी मजबूरियों ने उन्हें रोके रखा और मेरी हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ाए रखा। ऐसे मैंने बचपन गुजारा। जो भी काम मिलता मैं वो करने लगता, और ऐसे समय में आप गुनाहों की दुनिया में फंसते चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला मदद करता है ऐसी दुनिया से बाहर निकलने में, और ऊपर वाले ने मेरी भी मदद की। गलत संगत में मैं पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था धीरे धीरे अंधकार में फंसता चला जाऊंगा, लेकिन किस्मत देखिए, वो सभी पुलिस वालों ने पकड़ लिए। मैं अकेला था, अपने दोस्तों से दूर, और उस समय मुझे समझ में आया यह काली दुनिया से दूर होना ही अच्छा है। छोटी मोटी चोरी चकारी किया करता था। एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा था, मुझे समझाया और छोड़ दिया। उसकी दया ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने समझाया जरूरी नहीं होता कि दूसरों से चीजें चुराई जाएं। कई बार साधारण जिंदगी में भी हम बहुत अमीर बन सकते हैं। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, वो चोरी चकारी से अमीर नहीं बने। वो कोई ना कोई बिजनेस करने से या छोटी मोटी नौकरी से धीरे धीरे आगे बढ़कर इतना ज्यादा अमीर हुए हैं। लेकिन कोई भी चोर उचक्का जेल के बिना रह नहीं पाया। उसकी जिंदगी जेल में ही कटती है। क्या तुम भी जेल में ही बाकी की जिंदगी गुजारना चाहोगे? उस पुलिस वाले की ये बातें मुझ पर बहुत ज्यादा असर कर गई। मैं ऐसे काम ढूंढने लगा जिसमें मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊं, लेकिन मेरे लिए कोई भी मुसीबत आकर ना सामने खड़ी हो जाए। मैंने ब्लैक मार्केट में ऐसी चीजें खरीदनी शुरू की जो मैं अमीरों को बेच सकता था, क्योंकि उस पुलिस वाले ने मुझे बताया था कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गरीबों के पास तो होती हैं, लेकिन अमीर उसे खरीदना चाहते हैं महंगे भाव में। तुम ऐसी चीजों को उन अमीरों के पास पहुंचाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे अमीर लोग गंदी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते। तुम उनका ये काम करो, उससे ढेर सारे रुपए कमाओ। आसान तरीका है। ये जुर्म से दूर वाली दुनिया है। इसमें तुम कोई भी खतरा नहीं उठाओगे। मैंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। ब्लैक मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ों को पहचानना, अमीरों के पास पहुंचाना और वहां से काफ़ी अच्छी रकम का मिलना। धीरे धीरे कमाई अच्छी होने लगी थी और मैं अपने सपने पूरे करने लगा था। पहले कभी बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, फिर मैं मिडिल क्लास में आने लगा, और अब लगने लगा है कि मैं ठीक ठाक अमीर तो हो ही चुका हूँ। अच्छे महंगे होटल में जाकर खाना खा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, चाहे वो देश हो या विदेश हो। पहले कभी मैं ये सोचा करता था कि वो एंटीक चीज़ें, घटिया पुरानी घिसी पिटी, अमीर लोग क्यों खरीदना पसंद करते हैं। अब मैं खुद अमीर हो गया था तो समझ में आ रहा था पुरानी चीज़ों में जो नई तकनीक या नया सा वो भाव हमें मिलता है, वो नई चीज़ों में नहीं मिलता। पुरानी तो पुरानी होती है। तो यही अमीरों का शौक मैं भी अपनाने लगा। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मैं भी रंग बदलने लगा था। मैं भी ऐसी एंटीक चीज़ें खरीदने लगा और मेरे सामने तो भंडार था। मैं ब्लैक मार्केट में ऐसे लोगों को जानता था जो ऐसी चीजें बेचना चाहते थे, लेकिन पुलिस से बचकर। ऐसी चीजों को खरीदना जुर्म नहीं है, बेचना जरूर जुर्म है। इस बार मैं नेपाल में था।
और यहाँ पर लगभग 800 साल पहले की एक लाइब्रेरी, ये तिब्बत की लाइब्रेरी थी जो इतने सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ चमड़े की कई किताबें, कागज़ की कई किताबें, ऐसी ढेर सारी चीज़ें वहाँ से निकाली गई जो कि नीचे दफन थी और उन्हें ब्लैक मार्केट में भेजा जा चुका था। अवैध तरीके से निकाली गई उन चीज़ों को काफ़ी अमीर लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ लगती तो ना। हमारे जैसे बिचौलिए वहाँ पहुँच जाते और सबसे पहला तो मैं था। मुझे एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा एहसास हो रहा कि यह काम की चीज़ है, वो था एक किताब नुमा नक्शा, एक मोटी किताब जिसका वज़न था 4 किलो। अब उस किताब में नक्शे थे देश विदेश के। मुझे लगा ये पुरानी किताब खरीदनी चाहिए, 800 साल पुरानी। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे नक्शे बनाए गए हों, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हों जो अब मौजूद ना हो। इसे तो कोई काफ़ी महंगी रकम देकर खरीदेगा। मैंने उस किताब को महंगी रकम में खरीदा और मान चुका था दुगने से तिगने रुपए लूँगा मैं किसी अमीर आदमी से। किताब को लेकर मैं घर आ चुका था। इतनी मोटी किताब बिना देखे मैं रह नहीं सकता था। मैंने जैसे ही किताब को खोला, बड़ा सा नक्शा पूरी धरती का, छोटे तरीके से बनाए गए वो नक्शे के चिन्ह आसानी से पहचान में आ सकते थे। देखता गया मैं। आज के नक्शे से मिलान करूं तो लगभग वैसा ही नक्शा था, लेकिन उसमें कई ऐसे टापू दिखाए गए थे जो इस समय मौजूद ही नहीं थे। हमारे आज के नक्शों में तो वहां पर साधारण से पानी को दिखाया गया है, यानी कोई टापू इस इलाके में मौजूद नहीं है। तो इस नक्शे में वैसे टापू क्यों दिखाए गए हैं? यह सवाल का जवाब मैंने खुद को दे दिया था। यानी उस समय में ऐसे टापू हुआ करते थे जब पानी का स्तर नीचे हुआ करता था, पानी ऊपर आया, टापू गायब हो गए। कमाल है, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। और सबसे कमाल की चीज थी, इसमें देशों के नाम नहीं लिखे गए थे, बल्कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की तरह कुछ डायरेक्शंस बताई गई थी। वहां की जानकारी वहां पहुंचकर नहीं, इस नक्शे से ही निकाली जा सकती थी। देखता गया मैं बड़े नक्शे को, फिर उसके आगे वाले पन्नों को खोलना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों के वो छोटे नक्शे भी उसमें मौजूद थे। फिर आगे वाले पन्ने, उसके अंदर के शहरों की जानकारी, आगे वाले पन्नों में उसके भी अंदर की जानकारी। इस तरह से इतने ज़्यादा पन्ने थे उसमें, यानी इसमें तो हर जगह की जानकारी दी गई है, और वो भी 800 साल पुरानी। अब तो कई जगहों पर शहर बन चुके हैं, लेकिन पुराने ज़माने में वहाँ क्या क्या हुआ करता था यहाँ बताया गया है। ढूंढने लगा मैं अपने शहर को, यानी कि इस समय मैं नेपाल में था और जिस शहर में मैं मौजूद था उसकी जानकारी निकाली। वो पन्ना नक्शे को गूगल मैप से मिलाकर देखने लगा। वहाँ कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर बड़ा सा एक जंगल हुआ करता था। गूगल मैप में सड़कें दिखाई दे रही, लेकिन उस किताब वाले मैप में जंगल के बीच में गोले बनाए गए। उस गोले में अजीब से निशान दिखाए गए। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज़ है। क्या जंगल के खास इलाकों में ऐसा कुछ बनाया गया था उस समय? क्या हो सकता है? क्या मंदिर हो सकते हैं पुराने ज़माने के, या कोई खुफिया जगह हो सकती है? क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? गूगल मैप में मैं देखकर स्कूटी चलाता हुआ शहर के उन हिस्सों में घूमता जा रहा था, और मैप के ज़रिए जो कि किताब में था, मैं उस गोले वाली जगह पर पहुंचना चाहता था। लेकिन गोले वाली जगह वहाँ कुछ जंगली इलाका था। जैसे जैसे मैं उस इलाके तक पहुंचा, गोले वाली जगह मैं वहीं पर खड़ा, लेकिन उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था जिसे मैंने ट्रांसलेट किया। उसका मतलब था जेब, यानी कि पॉकेट। मैं सोचने लगा, यहाँ पर पॉकेट कहाँ है? कोई पैंट तो नहीं है, जमीन के अंदर पॉकेट कैसे हो सकती है? ये पॉकेट का मतलब क्या है? और नीचे हर एक गोले के अंदर जाने का रास्ता दिखाया गया था। रास्ता बताया गया था जानकारी के तहत, जो कि पीछे वाले पन्नों में लिखित तौर पर थी। यहाँ पर पीपल के पेड़ों के इर्द गिर्द 7 बार घूमना है। हाथ में पीपल का एक पत्ता होना चाहिए, एक टहनी होनी चाहिए, और उस पत्ते को एक हाथ में रखना है, टहनी को दूसरे हाथ में। उस टहनी के साथ उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमते जाना है। कुछ देर घूमते घूमते चक्कर आएंगे और फिर
वो पेड़ हमें धक्का देगा। जिस दिशा में वो धक्का दे, खुद को रोकना नहीं है, उस दिशा में गिरते जाना है, तब हम उस जेब तक पहुंच सकते हैं। एक पल के लिए मैं हंसता जा रहा था। ये क्या पागलपन है। पुराने जमाने की वो चीजें इस जमाने में काम थोड़े ना करती होंगी। पता नहीं कितने पीपल के पेड़ उग चुके होंगे, कितने टूट कर गिर चुके होंगे और कुछ को काटा गया होगा। आखिर उस समय के नक्शे को मैं आज काम में कैसे ले सकता हूँ? क्या मुझे देखना चाहिए? क्या मुझे पता करना चाहिए? थोड़ा आसपास तो घूम चुका था। ये जंगली इलाका कोई ज्यादा बड़ा जंगली इलाका नहीं था। जैसे शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जोड़ने के लिए बीच में जैसे पब्लिक पार्क सा बनाया गया था। ये जंगली सा इलाका जहाँ पर सफाई नहीं होती थी, वहाँ पर मैं खड़ा था। ज़्यादा बड़ा नहीं, आसानी से दूर दूर तक देखा जा सकता था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग के पागलपन ने कहा, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। जैसे ही मैं पीपल के इर्द गिर्द घूमने लगा, एक हाथ में पत्ता, एक हाथ में टहनी, वैसा वैसा मैंने किया, बिल्कुल पागलों जैसी वो हरकत। लेकिन 7वीं बार जब मैं घूमा था ना, वो पेड़ मुझे लगा जैसे मेरी तरफ गिर रहा हो। मुझे धक्का दिया एक टहनी ने, हिलती हुई टहनी ने, और मैं पीछे की तरफ गिरने लगा। खुद को रोका नहीं, क्योंकि मेरे पाँव जो पत्तों के ऊपर थे वो फिसल रहे थे। खुद को मैं रोक नहीं पाया और एक झटके में मैं पीछे गिर गया। जैसे ही मैं उठा, मेरे सामने वो पीपल का पेड़ नहीं था। आसपास फूलों वाले वो छोटे छोटे पौधे लगे हुए, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। उन पत्थरों के ऊपर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई, ये जैसे देवताओं की आकृतियां थीं। उनके हथियारों के साथ पत्थरों से भरी हुई ये जगह, और मैं आसमान की तरफ देखने लगा। ये कैसी जगह में आ गया मैं? अभी तो जंगल के बीच में था। ये कोई पुराना किला है, कोई महल है, या इस शहर में पब्लिक पार्क में बनाई गई कोई जगह होगी? क्या है ये? थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं। वहां ना मुझे पंछी नजर आया, ना कोई जानवर नजर आया, लेकिन फूलों को इस तरह से सजाया गया था जैसे ये गार्डन की कोई सफाई करता हो, पत्थरों की कोई सफाई करता हो। और आसपास कुछ बड़े बड़े ढांचे भी बने हुए थे, बड़े बड़े मंदिरों के वो ढांचे। चलते चलते घूमते घूमते मैंने देखा चारों तरफ पेड़ों से जैसे दीवार बनी हुई। मैं उस दीवार को पार ही नहीं कर पा रहा। घूमता गया मैं, चारों तरफ घूमता गया। मंदिर दिखे, बड़े बड़े झोंपड़े दिखे, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखे, लेकिन एक दीवार, पेड़ों की वो दीवार जिसके हम पार नहीं जा सकते थे। एक तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ता गया ताकि आगे निकल पाऊं, इस इलाके से बाहर निकल पाऊं, उस जंगल में पहुंच पाऊं। लेकिन ऐसा लग रहा था ये इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे बाहर निकला नहीं जा सकता। लेकिन छोटे से जंगल में इतना बड़ा इलाका कहां से आ गया? 1 घंटे तक वहां पर मैं भटकता रहा और फिर थोड़ा सा निराश हुआ। ये कहां पर फंस गया मैं? ये कहां फंस गया? फिर मेरे दिमाग में आया, इसकी शुरुआत कहां से हुई? पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमने से, वो किताब से। किताब में ही ऐसा बताया गया है ना। जल्दी से मैंने उस किताब को खोला। उसके बाद इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, और बाहर निकलने का रास्ता भी वही था। एक पीपल के पेड़ का पत्ता हाथ में रखना है, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द एक टहनी को लेकर उसे छूते हुए घूमना है। 7वीं बार धक्का मिलेगा और आप बाहर चले जाएंगे। ऐसे ही आप अंदर आ सकते हैं। हर गोले के अंदर के नियम अलग हैं। इस गोले के अंदर का नियम ये है। मैंने वैसा किया। पीपल का एक पत्ता जो कि मेरे हाथ में था, एक तरफ पड़ी हुई टहनी को उठाया मैंने, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा। 7वीं बार अचानक फिर से मुझे चक्कर आया, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो, और ये बड़ी सी टहनी थी। पीछे गिरा मैं। जैसे ही उठा फिर से जंगल में था। वहाँ कोई ढांचा नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। थोड़ा सा चला, थोड़ा सा ढूंढा, मुझे वो जंगली इलाका तो नजर आ रहा था, लेकिन वो मंदिर, वो पत्थर, वो फूल, कुछ भी नजर नहीं आया। और मेरा दिमाग फटने को आ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया था, कुछ अलग, कुछ अजीब। मैं आंखें खोल कर देख रहा, लेकिन वो जो जंगली इलाका था ना, ज्यादा बड़ा था ही नहीं। एक तरफ गया तो शहर के अंदर, फिर दूसरी तरफ गया तो दूसरे शहर के हिस्से के अंदर। बीच में बने उस इलाके में
ज्यादा दूर तक आप जा ही नहीं सकते थे। तो वो मंदिर, वो ढांचे कहाँ पर हैं? तब मुझे लगा ये किताब साधारण किताब नहीं है, कुछ ना कुछ जादुई है इसके अंदर। मुझे होटल के अंदर जाकर इसे अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, इसके नियम जानने होंगे। उस किताब को लेकर होटल के कमरे में रात के वक्त मैं पढ़ना शुरू कर चुका था। नक्शे ही नक्शे थे, अलग अलग जगह के। धरती के हर हिस्से में आप जा सकते हैं और इन नक्शों को खोलकर पहचान कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से आप जान सकते हैं आप उस जगह पर मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद मैं पीछे वाले पन्नों तक पहुंचा। वो जगह क्या थी? और वहां एक अच्छे से बताने वाली जानकारी, एक पूरा का पूरा पन्ना शुरू से पढ़ना शुरू किया मैंने। वो अक्षर काफी छोटे छोटे थे और भाषा भी मेरी समझ से बाहर। एक एक शब्द को मैं ट्रांसलेट करता हुआ समझने की कोशिश कर रहा, लाइन बनाने की कोशिश कर रहा। इस नक्शे का निर्माण 800 साल पहले नहीं, लगभग 1200 साल पहले किया गया है। इस नक्शे को बनाया था एक खास इलाके के लोगों ने, जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उस इलाके में ज्यादातर दूर दूर से ऋषि, मुनि, साधु ऐसे लोग आया करते थे जिनके पास अलग इलाकों का ज्ञान है। उस ज्ञान को यहाँ संशोधित किया जाता था। अच्छे ज्ञान को इकट्ठा इन किताबों के जरिए किया जाता और उससे लोगों को ये भी डर था इस ज्ञान को लूटा जा सकता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया जिससे उस इलाके में रहते हुए भी जैसे समय और अंतरिक्ष में एक जेब बनाई गई, एक पॉकेट बनाई गई। यानी आप एक छोटे से इलाके में रह रहे हैं, कोई भी आपको ढूंढ सकता है। छिपने के लिए कोई घर बनाओ, जमीन के नीचे सुरंग बनाओ या आसमान में चले जाओ, लेकिन आप नजर आओगे, चीजों को छिपा नहीं पाओगे। उन्होंने समय और अंतरिक्ष के ऐसे भागों का इस्तेमाल किया जिससे वो दरवाजे बना पाए छोटे छोटे उस इलाके के अंदर जेब, लेकिन इस समय से बिल्कुल अलग। कोई भी वहां जा नहीं सकता था बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के, जो कि इस नक्शे वाली किताब में दिया गया है। ऐसे उन्होंने अपने सामान को, अपनी चीजों को वहां पर रखना शुरू किया। धीरे धीरे राजाओं के हमले यहां पर हुए, लेकिन उस ज्ञान को कोई चुरा ही नहीं पाया। वो पॉकेट्स के अंदर रखा जाता था, यानी कि जेबों में, समय की जेबें। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जेबें बनाई गई। यहाँ पर छिपा जा सकता था, कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, और समय आने पर आप बाहर निकल सकते हैं। अंदर पूरी अलग सी दुनिया जहाँ रहा जा सकता है। मुझे हैरानी हुई उस किताब को पढ़ के, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुका था। ये सच था। वो मंदिर, वो पत्थर, वो पेड़, उसे किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा था उस जंगली इलाके के बीच में एक अलग सी दुनिया, काफी बड़े आकार की, लेकिन चारों तरफ से पेड़ों से जैसे बंद। बाहर से कोई अंदर सिर्फ उस पीपल के पेड़ के जरिए ही आ सकता है, और किसी को क्या पता क्या क्या करना है। मैं काफी घबराया रहा। दोबारा उस किताब का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं वापस आ चुका था, लेकिन इस बार मैं दिल्ली में नहीं था, बल्कि उत्तराखंड में। मेरी खास जगह, यहाँ पर मैंने एक फार्म हाउस खरीद रखा था। यहाँ पर आकर आराम से मैं रहा करता था जब मुझे पूरी शांति चाहिए होती, और यहाँ आकर दोबारा उस किताब को खोलना ही पड़ा। जब खाली था, कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो, फिर आप खोलते हैं। मैंने भी खोली वो किताब, और उस किताब में उत्तराखंड की कई जगह थी। आसपास की एक जगह को मैंने ढूंढ निकाला जहाँ कोई आता जाता ना हो। देखना चाहता था दोबारा ऐसी जगह मुझे मिलती है, अलग सी दुनिया। वो जेब क्या यहाँ पर भी मौजूद है? उस जगह मैं पहुँचा जहाँ पर एक बड़ा सा छल्ला बना हुआ, और यहाँ पर तो एक बड़ा गांव था, बिल्कुल गांव के बीच में, और नियम बिल्कुल अलग था। उस नियम के अनुसार मुझे ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आसपास 4 पेड़ लगे हों। 100 फुट की दूरी पर 4 पेड़ लगे होने चाहिए, और उन पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा होना है। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच खड़ा हुआ, ये एक चौराहा था, और फिर उसमें बताया गया था आपको लेट जाना है, सर आसमान की तरफ होना चाहिए, ज़मीन पर 10 बार हाथ मारना है, और उसके बाद कहना है मैं अंदर आने वाला हूँ।
तैयार हो जाओ। यहाँ चौराहे पर मैं ऐसा करता ना, गांव वाले पकड़कर मुझे पीटते कि ये पागल क्या कर रहा है, लेकिन नियम के अनुसार मुझे ऐसा करना था। लेकिन ज़रूरी है कि चौराहे पर ऐसा करना है। और पेड़ों को ढूंढता हूँ। गांव की एक तरफ मैंने लगे हुए कई पेड़ देखे और वहाँ पर बिल्कुल बीच में, क्योंकि पेड़ों का पूरा झुंड था, वहाँ पर ज़मीन पर लेट गया मैंने नीचे की तरफ हाथ मारा और कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, जैसे मैं मिट्टी के अंदर धंसा। घबरा गया मैं, ये क्या हो रहा है, लेकिन पीठ की तरफ से मैं निकल गया। जैसे मिट्टी के बाहर में, पीठ ऊपर की तरफ वो ऐसे निकला, जबकि लेटा तो मैं पीठ के बल ही था। फिर मैंने दूर दूर तक देखना शुरू किया। यहाँ पेड़ थे, खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई, एक तरफ झरना और एक पहाड़ी, जबकि इस इलाके में पहाड़ियां तो थी लेकिन दूर दूर थी, इतना नजदीक ऐसा पहाड़ नहीं था। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह, दिल खुश हो गया। वहां मैंने 10 घंटे बिताए। जब अंधेरा होने लगा मुझे डर सा लगने लगा, लेकिन वो किताब मेरे पास थी, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यहाँ आने का कोई रास्ता था ही नहीं, वही तरीका था और किसी को पता भी नहीं होगा। दूर दूर पड़ी हुई उन चीज़ों को जैसे सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं छुआ था। यहाँ पर जो पेड़ थे ना, उन पर फल लगे हुए, कुछ गिरे हुए फल जो ज़मीन पर पड़े। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये जो फलों वाले पेड़ हैं ये गलते भी होंगे, क्या यहाँ नए लग जाते हैं, या शायद ये पेड़ भी सैकड़ों साल पुराने हैं। इस दुनिया में शायद नियम कुछ अलग होगा, इस पॉकेट में नियम विपरीत होगा हमारे नियमों के। वहां बैठे बैठे छाती पर रखे हुए वो किताब जो कि 4-5 किलो की थी, मुझे धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मैं हड़बड़ी में उस किताब को एक तरफ हटाकर अपनी धड़कन चेक करने लगा। अरे यार, वजन मेरी छाती पर ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही। फिर मुझे लगा ये आवाज़ मेरे अंदर से नहीं आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज नहीं हुई थी। ये दिल की धड़कन की आवाज़ उस किताब से आ रही, वो नक्शे वाली किताब। मैंने कान लगाकर उस आवाज़ को सुना। सच में वो आवाज़ आ रही, जैसे वो किताब मुर्दा ना हो, जिंदा हो। और एक बार के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांसें रुक गई। अंधेरा था और ऐसी जगह जहां कोई आ नहीं सकता। मेरे साथ कुछ हुआ ना, कोई बचाने नहीं आएगा। जल्दी मैंने किताब को बैग में डाला, लेटा मैंने नीचे की तरफ हाथ मारे और कहा, मैं आने को तैयार हूं। जैसे ही मैंने वो शब्द कहे, फिर से मैं मिट्टी से निकला। मैं उसी जगह पर था जहां से घुसा था मैं उस दुनिया में। फिर चलकर उस गांव में गया और वहां एक छोटी सी झोंपड़े में रहने का इंतजाम किया था मैंने। वहां पर रुका। उस किताब को बैग से निकालने की हिम्मत वो रात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन धीरे धीरे डर कम हुआ। उस जगह से मैं वापस आ गया। बस धड़कन की आवाज़ थी ना। क्या किसी को दिखाऊं, किसी को बताऊं इस जगह के बारे में? नहीं नहीं, किसी को बताऊंगा तो कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा तो नहीं कई जगहों पर मुझे कोई खजाना मिल जाए, कीमती चीज़ मिल जाए। एक बार और कोशिश करनी होगी। और मैं ढूंढता हूँ उस समय में कौन से राजा हुआ करते थे, कौन सी सल्तनत सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करती थी। यकीनन इन जेबों का इस्तेमाल उस सल्तनत में कई लोग करते होंगे। खुफिया लोग जो छिप कर रहते होंगे, वहीं से आए हुए ज्ञानी लोग, और अपने खजाने को, कीमती चीज़ों को वहाँ पर छिपा कर रखते होंगे। मुझे बस उस जेब को ढूंढना है। देखता हूँ। मैंने इतिहास की कई किताबें पढ़ी। जान गया मैं 1200 साल पहले किस इलाके में सबसे ज़्यादा धन हुआ करता था। मैं उस इलाके में गया। भारत का वो मशहूर शहर वाराणसी। भीड़ भाड़ में क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन समय मुझे वो जवाब देने वाला था। वाराणसी के उस शहर में जहाँ पर गोला बना हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ लगभग 3 मंदिर थे। भीड़ दिन रात लगी रहती थी। वहाँ इतने लोग थे कि छिपी हुई जगह हो ही नहीं सकती, और अगर हुई भी, जो कि एक जेब है, यहाँ क्या लोगों को पता नहीं लगा होगा? उसके बाद मैं वो काम कर पाऊंगा या नहीं जो उसमें बताया गया है, मेरे लिए सबसे बड़ी पहेली तो यही बना हुआ था।
वहाँ का नियम था कि मुझे एक दरवाजे का गोल हैंडल बनाना होगा जिसके ऊपर एक कमल बना हुआ होना चाहिए। लकड़ी का वो हैंडल वहाँ की किसी दीवार पर लगाना है। कंधा भी दरवाजे से जैसे छूना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये असली हैंडल है किसी दरवाजे का। किसी भी दीवार पर कंधा लगाकर धक्का देना है, दरवाज़ा खुल जाएगा, मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा। लेकिन भीड़ में ऐसा मैं कर पाऊंगा, मुझे ये पता नहीं था। फिर मैंने ढूंढनी शुरू की वो छोटी छोटी गलियां। कई घरों के बीच से नालियां गुजरती हैं, छोटे छोटे वो नाले जहां आना जाना कोई पसंद नहीं करता। ऐसी ही नाली वाली एक गली में मैं पहुंचा। हैंडल को एक दीवार से लगाया, ऊपर देखा, पीछे आगे देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उस अंधेरे में जैसे ही हैंडल को मैंने धक्का दिया, दीवार के अंदर की तरफ दरवाज़ा खुला। ईंटें थी वहाँ, दीवार थी, अपने आप जैसे दरवाजे की तरह ईंटें एक तरफ हट गई और मैं दूसरी तरफ। वाराणसी शहर में भीड़ भाड़ वाली इस जगह में ऐसा कुछ भी मैं देख सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। पुराने पत्थर के मकान बने हुए, जैसे यहाँ पर गांव बने हुए हों। दीवारें थीं, घर थे, मंदिर थे, सड़कें थीं, लेकिन इंसान मौजूद नहीं। पेड़ पौधे तो मौजूद थे, फलों से भरे हुए। खूबसूरती ऐसी कि मैं पहचान नहीं पा रहा कि मैं वाराणसी में हूँ या दुनिया के किसी अलग कोने में पहुँच गया। ऐसी खूबसूरती, लेकिन वहाँ धीरे धीरे घूमते घूमते अकेलापन महसूस होने लगा। घरों के अंदर झांका मैंने, लोगों ने कुछ छिपाया होगा, कीमती चीज़ें। ऐसी चीज़ों को मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। कीमती चीज़ें धीरे धीरे मुझे मंदिर में मिली। सिक्के, मूर्तियाँ, धन दौलत और कागजी हिस्से जो कि गले नहीं थे वहाँ पड़े हुए। कचरे की तरह डब्बों में खजाने भरे गए थे, हीरे जवाहरात भरे गए थे, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वाह, कैसी जगह ढूंढ ली मैंने, कैसी जगह। मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं अमीर कह सकता हूँ, लेकिन एक रईस नहीं कह सकता खुद को। ये दौलत मुझे रईस बना सकती है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली। कमाल है। एक बार इस जगह को भी देखूं। अब खुशी खुशी देखूंगा, ढूंढूंगा नहीं कुछ, खूबसूरती देखूंगा। वहां पत्थरों के ऊपर नक्काशी की गई थी, और हर एक पत्थर के ऊपर सोचकर देखें, आप किसी गली से गुजर रहे हैं, पाँव के नीचे जो सड़क बनी है पत्थर वाली, उसके ऊपर भी नक्काशी की गई है। छोटे छोटे धातु के हिस्से पत्थर में डाले गए हैं, खूबसूरत सी तस्वीरें बनाई गई हैं। दीवारों पर भी ऐसे ही पेड़ों को काट कर खास आकार दिए गए हैं। कितनी खूबसूरत जगह, और बिल्कुल भीड़ नहीं। ये ज्यादा खूबसूरत था कि भीड़ नहीं थी। वहां घूमते घूमते अंधेरा हो गया। अब मैं वहां लकड़ी की मशाल बनाकर घूम रहा, और मुझे लगा जल्दी से अब मुझे वापस जाना चाहिए। वापस जाकर आराम से अपने कमरे में बैठूंगा, सोचूंगा इस धन का क्या करना है, कैसे यहाँ से निकालना है, और वो भी बिना पकड़े हुए। मैं किसी के हाथ आना नहीं चाहता था। अब उसके बाद मैंने मशाल बनाई। जैसे ही मैं एक दीवार के पास गया, वो हैंडल को लगाया, कंधा लगाया, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं बना। बाहर की तरफ मैं निकल नहीं पाया। फिर से मैंने दूसरी दीवार पर ऐसी ही कोशिश की, दोबारा कोई दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन अब वहाँ से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा। तब मुझे लगा बाहर निकलने का तरीका कुछ और होगा, नियम कुछ और होगा। मैंने उस किताब को वो मशाल की रोशनी में ही देखना शुरू कर दिया। ढूंढता गया, मैं ढूंढता गया, आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। और उस पन्ने पर साफ साफ लिखा था, जो रास्ता अंदर जाने का, वो रास्ता बाहर आने का। हैंडल लगाना है, कंधा लगाना है, दरवाज़ा खुलेगा उसी जगह पर। मैंने वैसा किया, बार बार किया, लेकिन वहाँ से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा। और धीरे धीरे ये अकेलापन जो मुझे खुशी दे रहा था, वही अकेलापन मेरे डर का कारण बन गया था। मुझे धीरे धीरे घुटन का एहसास होने लगा। मैंने वो हैंडल इतनी जगह पर लगाया कि आगे का हिस्सा जैसे थोड़ा सा टूट गया। और फिर मैं डरा, कहीं कोई गलती तो नहीं की। क्या गलती की होगी मैंने? बार बार किताब को दोबारा पढ़ने की कोशिश करता, उसमें कुछ और बताया नहीं गया था। आगे वाले पन्नों तक मैं गया नहीं। कई और नियम पढ़े, आसपास की जगहों के क्या नियम हैं,
वहां पर जो नियम थे ना, उन नियमों को मैंने अपनाया। जमीन पर लेटना है, हाथ को मारना है, एक पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमना है। कई नियम ऐसे के ऐसे ही थे, जबकि कुछ में दरवाजों को खोलना है, 3 बार खटखटाना है और कहना है मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ, और पीछे से खटखटाने की आवाज आएगी तो धक्का देकर उस दरवाजे को खोलना है। इस तरह वहां से बाहर निकला जा सकता था। यहां पर कुछ भी काम में नहीं आ रहा। ऐसा अंधेरा जो आपको डरा रहा हो, आपको ऐसा एहसास दे रहा हो कि आपने गलती की है। खजाना मेरे आसपास था, लेकिन वो खजाना भी मुझे शापित सा नजर आ रहा। ऐसा लग रहा मुझे फंसाया गया है। बैठकर मैं रोने लगा, लेकिन धीरे धीरे खुद को सांत्वना दी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस किताब को बनाया गया है, नक्शे को बनाया गया है। मुझे दिन होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद देखता हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे क्या दिखाई पड़ता है। वो रात धीरे धीरे थोड़ी भयानक होने लगी जब मुझे फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ पर तो ना कोई कीड़ा था, ना कोई जानवर था, ना कोई और इंसान था, लेकिन ये फुसफुसाहट की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये मेरे लिए खौफनाक रात साबित होने वाली थी। फुसफुसाहट की आवाज़ें हर उस जगह पर आती जहाँ पर मैं छिपकर बैठता। दीवारों से वो आवाज़ें, खिड़कियों से वो आवाज़ें, मंदिर के बाहर वो आवाज़ें, मंदिर के अंदर वो आवाज़ें, आसमान से वो आवाज़ें, ज़मीन से वो आवाज़ें। ऐसा लग रहा था कोई आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आखिर मैं इसके बारे में क्या जानूं? किताब के हर एक पन्ने को इतनी जल्दी पढ़ना असंभव था। मुझे लगा दिन होने का इंतज़ार करना होगा। किसी घर के अंदर छिप जाता हूँ, कुछ नहीं होगा, इंतज़ार करूँगा मैं। समय के साथ मुझे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। पूरी रात वो आवाज़ें आती रही, लेकिन जब सुबह हुई धीरे धीरे वो आवाज़ें बंद हो गई। फुसफुसाहट की वो आवाज़ें इतना परेशान कर रही थी कि मैं पूरी रात कानों पर हाथ रखे रहा। लेकिन सुबह होते ही जैसे अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही डर भी भाग जाता है। मेरे अंदर का डर भी भाग चुका था। और उसके बाद बाहर रोशनी में किताब के पन्नों में खंगालना मैंने शुरू किया। ये नक्शे पूरी धरती के थे, छुपे हुए वो टापू। मुझे वो टापू अच्छे लग रहे। मैं शांत मन से एक एक पन्ने को देख रहा। ये तो विदेश के इलाके हो गए, ये भारत के इलाके हो गए। इस समय मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर आसपास के इलाकों में क्या मैं जा सकता हूँ? क्या कोई और तरीका मैं अपना सकता हूँ? जैसे जैसे मैं उनमें खंगालता गया, कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। वो मुझे कल ही पता लग गया था। यहाँ मुझे अलग तरीके अपनाने थे, कुछ और। आखिर इन पॉकेट को, इन जेबों को बनाया कैसे गया, वो जानकारी इसमें नहीं थी। शायद और किताबों में होगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए और रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, मुझे वो जानना था। पन्ने खंगाले मैंने, वहाँ कुछ कहानियाँ थीं। कैसे इन नक्शे के अंदर की जेबों को बनाया गया, शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो लोग इतने ज़्यादा ज्ञानी थे कि उनके ज्ञान के कारण लोगों का उद्धार हो रहा, लोगों की मदद हो रही। लेकिन धीरे धीरे कुछ बुरे लोग अच्छे लोगों को मारना चाहते थे, क्योंकि बुरे लोगों को अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया अच्छी लगती थी। संत महात्मा, अच्छे लोग जब दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो बुरे लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। वो तो बड़े हैं, बाकियों को अपना दास बनाकर रखते हैं, आखिर उन्हें रोकना होगा। तो उन संत महात्मा से युद्ध शुरू हो गए। जो शांत होते हैं, लड़ना नहीं चाहते, अगर उन्हें मारने की कोशिश की जाए, वो बीच बचाव नहीं करेंगे, बचने के तरीके नहीं सोचेंगे, लेकिन रास्ते ढूंढ निकालेंगे वहां से दूर जाने के। तब इन जेबों का निर्माण किया गया। धीरे धीरे जेबों का निर्माण तो कर दिया गया था अलग अलग जगह पर, लेकिन इस जानकारी को बड़ी जल्दी फैलाया गया। ये नतीजे नहीं सोचे गए कि इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। कई ऐसे लोग थे जिन तक जानकारी पहुंची कि जेबें बनाई जा रही हैं, और उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाकर अपने लिए छिपने की ऐसी जगह बनाई, जिसके बाद आगे क्या हुआ उस किताब में बताया नहीं गया था। यानी ऐसी जेबें सिर्फ अच्छे लोगों ने नहीं बनाई, बुरे लोगों ने भी बनाई थी। और जिस जगह पर मैं हूँ
क्या ये अच्छे लोगों ने बनाई होगी या बुरे लोगों ने, लेकिन जिन्होंने भी बनाई है, अंदर आने का रास्ता जैसा है बाहर जाने का रास्ता भी तो वैसा होगा। आखिर इस किताब में बताया गया है, कैसे बाहर निकलूं मैं। उसके बाद कोशिश की मैंने, कुछ नहीं मिला तो मुझे लगा यहाँ से चलते चलते बाहर निकलता हूँ, किसी और जगह चलता हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ तरीका मिलेगा मुझे। लेकिन उस गोले से बाहर निकलना असंभव था। वो जो देवदार के पेड़ थे ना, वो लगभग 50 फुट ऊंचे थे, एक के साथ एक सटे हुए, जैसे दीवार बनाई गई हो, बड़ी दीवार दूर दूर तक, वो इलाके को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन मुझे पेड़ों पर चढ़ना आता था। जैसे जैसे एक एक पेड़ पर मैं चढ़ने की कोशिश करता रहा, मुश्किलात हुई, लेकिन मैंने सीढ़ी की तरह जैसे पेड़ों के अंदर छेद बनाकर पैर रखने की जगह बनाई, हाथ रखने की जगह बनाई, और देवदार के एक पेड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते शिखर तक पहुंचा। और फिर मैंने उस पेड़ों की दीवार के पार देखा, पेड़ों की दीवार जिसके पार अंधेरा था, जमीन नहीं थी, नीचे कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष के कहीं और ही जगह पर ये खास स्थान मौजूद हो। फिर मैं नीचे उतरा और तब तक मैं समझ चुका था, इससे बाहर निकलने का रास्ता वही है और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो मुसीबत में फंस गया, अब मैं क्या करूं। बाकी समय रो रो कर गुजारा मैंने। पेड़ों पर लगे हुए फलों को खाया, पेट भरा। वहां एक छोटी सी नदी थी, वहां से मैंने पानी पिया। जिंदा तो मैं रह सकता था, लेकिन बाहर निकलना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। घर के अंदर रात को फुसफुसाने की आवाजें मुझे डरा नहीं रही थी। मौका नजर आ रहा, बात करता हूं। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन इशारों में बात की जा सकती थी। मैंने कहा, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, जवाब देना चाहते हो तो चुप हो जाओ। वो आवाजें बिल्कुल शांत। फिर मैंने कहा, एक बार बोलो और चुप हो जाओ। ऐसा हुआ। यानी ये फुसफुसाहट की आवाजें ऐसे ही नहीं आ रही हैं, कोई है जो मुझसे कुछ बोलना चाहता है। यानी मुझे फोकस करना होगा। धीरे धीरे मैं फोकस करता गया एक आवाज की तरफ। अब बहुत सारी आवाजें नहीं, सिर्फ एक आवाज थी। फुसफुसाहट की वो आवाज से मैं वो शब्दों को पहचान पा रहा। कोई मुझसे बात करना चाहता था। समय लगा, लेकिन शब्द साफ सुनाई देने लगे। मैंने अपने दिमाग पर जोर लगाना शुरू किया तो शब्द साफ होने लगे। आवाज कान के करीब से आने लगी और मैं शब्दों को जब सुनने लगा तो डरने लगा। साफ साफ वो फुसफुसाहट मुझे सुनाई दे रही। कोई आदमी की आवाज थी जो मुझसे कह रहा, 3 बार नहीं करना था, 3 बार नहीं करना था। मैंने कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पहले बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, और 3 बार क्या है वो मैं बाद में जानूंगा। एक एक करके शुरू करते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम कोई काली शक्ति हो? उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ रहने वाला एक साधारण सा आदमी हूँ, एक व्यापारी जिसे ज्ञान था यहाँ आने का। उस समय बहुत कम लोगों के पास ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस ज्ञान को जुटाया। यहाँ पर जो भी थे वो रह सकते थे, लेकिन यहाँ से बाहर जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, कठिनाइयों से घिरी हुई ये जगह। मैंने कहा, तो तुम बाहर नहीं निकल पाए? उसने कहा, मैं निकलना नहीं चाहता था। निकल सकता था, लेकिन मैं निकलना नहीं चाहता था। यहाँ हमने एक शहर ही बसाया था जहाँ रहा जा सकता था, खुशी खुशी, बिना कठिनाई के, बिना दुख के। बाहर युद्ध चल रहे थे और हमने अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई। लेकिन ये जगह ना सिर्फ हमारे शरीरों को रोक कर रखती है, हमारी आत्माओं को भी रोक कर रखती है। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। और फिर उसने कहा, 3 बार इस्तेमाल नहीं करना था। तुम पागल थे, तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। और किन 3 के बारे में तुम कह रहे हो? उसने कहा, यह जेब है ना खास जगह की, अगर तुम उस जगह में रहते हो तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जितनी बार सही। 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगह का, लेकिन 3 अलग अलग जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तुम तीसरी जगह पर आए हो,
इसका मतलब है तुम भ्रमणकारी हो, और भ्रमणकारी ही तो दुश्मन थे हमारे। इस जगह को ऐसा बनाया गया कि जो भी तीसरी जगह पर आए वहीं पर कैद होकर रह जाए। तुम अब बाहर नहीं जा सकते, यहीं पर तुम्हें रहना होगा, यहीं पर तुम्हें जीना होगा। मैं सन्न हो गया, घबरा गया। मैंने उस आवाज से पूछा, तो यहां से बाहर निकला नहीं जा सकता? उसने कहा, नहीं, अब तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। यही भ्रमणकारियों के लिए एक जाल की तरह है। अब तुम यहां पर कैद, यानी यहां से बाहर निकलना असंभव है। मैं रोने लगा और कहने लगा, मुझे बाहर निकालो। तुम क्या यहीं पर मरे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा, मैं भी यहीं पर था, हमारे परिवार भी यहीं पर। समय गुजरता गया और कई ऐसे लोग जो यहां से बाहर नहीं निकल पाए, उन्होंने हमला किया। धीरे धीरे इंसानों की वो बुरी गति जो हमारे शरीर में होती है, वो हमें मारने के लिए ही होती है। इंसानों के अंदर की वो बीमारी, गुस्सा हमें तब आता है जब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने सबको मारा ताकि कोई भी ना बच पाए। जब वो नहीं बचेंगे तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ पर नरसंहार हुआ और सबकी आत्माएं यहीं पर हैं। तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं ना? तुमने केंद्रित की मेरी आवाज़ की तरफ, अपनी आंखें केंद्रित की। जब तुम उन आवाज़ों की तरफ अपनी आंखों को केंद्रित करोगे तो वो आवाज़ें सुनाई देंगी। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन वो भी तुमसे बात करना चाहते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। क्या तुम बात करना चाहोगे? मैंने ना कहा, क्योंकि ये मेरे लिए एक सदमा था। समय बीता, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। वहीं पर दीवारों के अंदर तोड़ तोड़ कर रास्ते बनाने की कोशिश करता, कभी जमीन के अंदर खोदने की कोशिश करता। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होगा, लेकिन मुझे कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा। ये मेरे लिए एक कैद थी, और उस आदमी से बातें करने के बाद भी मुझे रास्ता मिल नहीं पा रहा। तो अंत में मैंने उन लोगों से बात करने की ठानी जो बुरे थे, शायद कुछ बता पाए। कुछ ऐसे लोग जिनके पास जानकारी हो। उनमें से एक आदमी ने मुझे बताया, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन भयानक है। मुझे उस रास्ते का चुनाव करने नहीं दिया गया। वो किताब तुम्हारे पास है या नहीं? मैंने कहा, मेरे पास है। उसने कहा, यह सबसे कीमती चीज़ है। हमारे पास ये नहीं थी, मेरे पास ये नहीं थी। ये किताब जिंदा है। इसी के अंदर जो जेबें बनाई गई हैं, वो हमारी धरती के अंदर वो जेबों की तरह काम करती हैं। इसकी अपनी धड़कन है। ये मुर्दा किताब नहीं, एक जिंदा किताब है। अगर तुम इस किताब को ख़त्म करो तो ये जेबें खुल जाएंगी, और इन जेबों के खुलने के बाद तुम भी आज़ाद। लेकिन यहाँ से आत्माएं आज़ाद होंगी, अच्छे वाली और बुरे वाली भी। कई ऐसी शक्तियाँ जो इन जेबों को जोड़े हुए हैं, वो भी आज़ाद हो जाएंगी। उसके बाद क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता। क्या तुम इतना बड़ा जोखिम लेना चाहोगे? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 1 महीने से मैं पागलों की तरह भटक रहा था, तो मैंने हामी भरी। वो किताब के पन्नों को खोलते हुए, फाड़ फाड़ कर जोड़ते हुए, उसके बीच एक लाल निशान, जिसे जोड़ते जाना है, और एक दिल का आकार बनेगा। और उसके बाद वो दिल जब जुड़ जाएगा, किताब आपसे बात करेगी, और किताब आपको रोकने की कोशिश करेगी। आपको रुकना नहीं है, उसे मारना है। जब दिल धड़कना बंद हो जाएगा, ये शक्ति खत्म हो जाएगी, और बाहर निकलने का आसान सा वो रास्ता। मैंने उन पन्नों को फाड़ा, और उसके बाद वो दिल बनाया, वो लाल रंग का आकार बनाया जो हिल रहा था, असली दिल की तरह। और किताब से आवाज़ आई, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मुझसे क्या जानकारी चाहते हो? मैंने कहा, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकालो। उसने कहा, भ्रमणकारी बाहर नहीं निकल सकते, ये नियमों का उल्लंघन है। मुझे बनाया इसलिए गया है ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊं। ऐसी जंग से जिसमें इंसानों का कत्लेआम होता है, मैं एक सुरक्षा के लिए छोटा सा कक्ष हूं, सबके लिए, लेकिन भ्रमणकारियों के लिए नहीं। भ्रमणकारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं,
दूसरों के घरों में जाते हैं रहने के लिए, उन्हें मारने के लिए। भ्रमणकारी ही एक बीमारी है। मैंने वो आकार को थोड़ा सा फाड़ा और जैसे उसे दर्द हुआ वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हें नहीं पता मुझे मारने के बाद क्या होगा। ये सभी जेबें पूरी तरह से खुल जाएंगी, दुनिया का सोचने का नजरिया बदलेगा और जो भी यहाँ पर कैद है वो भी आज़ाद होगा। ऐसी आत्माएं जो कातिलों की हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां जो तुमने देखी नहीं हैं, इंसानों ने देखी नहीं है, सबका इस्तेमाल किया गया है ऐसे बनाने में, सबका। वो सब आज़ाद होंगी और उसके बाद विनाश होगा और छिपने की कोई जगह नहीं। मैंने थोड़ा सा और फाड़ा और कहा, मुझे बाकियों की परवाह नहीं, मुझे बाहर निकलना है और तुम्हें मारने के बाद मैं बाहर निकल सकता हूँ। उसने कहा, एक और रास्ता है, अगर तुम भ्रमणकारी ना बनो, इस किताब को यहीं छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा। दोबारा तुम यहाँ नहीं आ पाओगे और जहाँ जहाँ तुम आए हो गलती से दोबारा मत घुसना, फिर किताब नहीं होगी और तुम कैदी। एक मौका तुम्हें मिल सकता है। मेरे लिए ये खुशी का सबब था। मैंने कहा, बिल्कुल, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मुझे रास्ता दो, निकलने का रास्ता दो और उसके बाद मैं इस किताब को छोड़ूंगा, फाड़ूंगा नहीं, तुम्हारे दिल को फाड़ूंगा नहीं। अंदर से आवाज आई, वो सामने लकड़ी का हिस्सा, उस दीवार पर लगाओ, कंधा लगाने से पहले माफी मांगना और कहना, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, चौथा मौका मुझे मिल जाए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने वैसा किया, कंधा मारा, दरवाजा खुला। उसके पार जाने से पहले इस तरफ वो किताब के अंदर की आवाज, अगर तुम मुझे बाहर लेकर गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझे यहां छोड़ना होगा, खुद आज़ादी लेनी होगी। अगर मुझे मारा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मरूंगा मैं भी नहीं। मेरे लिए यह खतरा था। सच में इस किताब में कोई ऐसी शक्ति है, इसकी जिंदगी है जो मेरा पीछा करेगी। अगर मौका मिला है बिना नुकसान पहुंचाए तो मौका मुझे अपने हाथ में दबोचना चाहिए। किताब को पीछे फेंका, छलांग लगाई मैं दूसरी पार। मुझे तब लगा मैं बच गया। वाराणसी की उसी गली में था मैं, खुशी से चीख पड़ा था। फिर मैं दीवारों को हाथ लगाकर उस नाले के बीच से चलकर बाहर जा रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट जो धीरे धीरे कम होती गई। वाराणसी में इस तरह से शांति नहीं होती। मकान थे, दीवारें थी, घर थे, मंदिर थे, इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं। दूर दूर तक चल कर गया मैं। वहां खाली दुकानें, खाली मंदिर, खाली घर, ना कोई सामान, बस इमारतें, सड़कें। पागलों की तरह भटका मैं पूरा दिन, पागलों की तरह, जैसे मैं कहीं किसी और जेब में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था। लंबा सफर तय कर सकता था मैं, बहुत ज्यादा लंबा, लेकिन मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा, किसी इंसान से नहीं मिल पा रहा। ये मेरी सजा थी। जैसे उसने मुझे मूर्ख बनाया, ऐसी दुनिया में भेजा जहां इंसान ही नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना तो पक्का था, ये कोई जेब नहीं है, ये दुनिया ही है। लेकिन कैसी? बिना जीवन के यहाँ का इकलौता जीवन मैं ही था। वाराणसी की उसी गली में उस दरवाजे को दोबारा खोल नहीं पाया मैं, कहीं और जेब को ढूंढ नहीं पाया मैं। पैदल चला, भटका, दर दर गया, लेकिन इंसान नहीं मिला। चीजें मिली, चीजें। 5 साल बीत चुके हैं, अब भी ऐसे ही अकेला एक ऐसी जगह पर हूं जहां से इंसान गायब हो चुके हैं। या मैं किसी ऐसे समय में हूं जहां पर इंसान है ही नहीं, लेकिन जगह तो वैसी की वैसी, दुनिया वैसी की वैसी, सिर्फ इमारतों वाली। 5 सालों से भटक रहा हूं, यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। सजा तो मिली है मुझे, छोटी जगह में कैद नहीं हूं, एक बड़ी दुनिया में कैद हूं। निकलने का रास्ता मुझे मालूम नहीं और मैं इसी तरह जिंदगी जीता जा रहा हूं। ना कोई आवाज, ना कोई जवाब, अकेला हूं, भटक रहा हूं और आपसे बस यही कहना चाहता हूं, कोई बचा सकता है मुझे तो बचा ले,
वो किताब नक्शों वाली, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दरवाज़ा खोलकर क्या कोई मुझे ढूंढेगा? क्या कोई मुझे ढूंढ सकता है?